यूरोपियन कंपनियां जो भारत में आई, इनसे आपको जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि सबसे पहले होता है क्रम, कि भारत में जो कंपनीज आई उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगीज या पुर्तगाली भारत आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। ये तो इनकी कंपनीज के आगमन का क्रम है। लेकिन जैसे ही हम स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो इनकी स्थापना, ठीक है, तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1505 में मानी जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है वास्को डी गामा पहले ही आ गए थे 1498। देखो समझना थोड़ा सा कि जो वास्को डी गामा थे, ठीक है, वो 20 मई 1498 को, ठीक है, भारत के कालीकट बंदरगाह पर आ गए। लेकिन ये कंपनी के रूप में पुर्तगाली कब स्थापित होती है? तो 1505 में पुर्तगाली कंपनी स्थापित होती है। फिर हम बात करते हैं डच की। तो डच कंपनी कब स्थापित हुई? 1602, यानी कि 1602 में कौन सी कंपनी बनती है? ठीक है, डच कंपनी जो है ये स्थापित होती है। फिर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश कब स्थापित हो गए थे? 1600 में। डेनिश कब? 1616 में। और फ्रांसीसी कंपनी 1664 में। तो अब आप देख रहे होंगे कि कंपनियों की स्थापना का क्रम अलग है। जब आप स्थापना की बात करें तो आप अच्छे से देख रहे होंगे, पहली तो पुर्तगाली हो गई, लेकिन स्थापना में दूसरी कंपनी, स्थापना का क्रम कैसा है? पुर्तगाली पहला, ठीक है, बी यानी ब्रिटिश दूसरा, डच तीसरा, ठीक है, डेनिश चौथा और फ्रांसीसी या फ्रेंच जो है वो पांचवा। तो ये और पहला चौथा पांचवा चेंज नहीं होता है, सिर्फ दूसरी और तीसरी, मतलब डच और ब्रिटिश। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पहले स्थापित हो गई थी और डच कंपनी बाद में हुई। तो ब्रिटिश, ठीक है, अच्छे से। लेकिन आने की जब बात करें तो डच पहले भारत आए थे, जबकि ब्रिटिश जो है वो बाद में आए। और कुछ नहीं, अगर याद आए, ब्रिटिश बाद, बासे ब्रिटिश ना, बासे बाद, तो ब्रिटिश बाद में आए, किसके? डच के। लेकिन बने पहले कौन? तो ब्रिटिश। ऐसे ही फिर से बने कौन? ब्रिटिश बने। या फिर इसको आने के क्रम को ऐसे याद रख लेना, तो ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? देखो आप अच्छे से देखो क्या हो रही है स्थिति। अगर आप यहां देखें, पुर्तगाली तो 1498 में ही आ गए, वास्को डी गामा। डच कब आए? डच कब आए? 1602 में। ठीक है, ब्रिटिश कब आए? पहली बार कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे। और डेनिश जो है वो, ठीक है, डेनिश तो डेनिश है ही, और फ्रांसीसी है। तो क्रम आपको इस तरीके से चीजों का कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर इन्हीं को अगर हम देखें तो भारत में उस समय क्या शासन सत्ता चल रही थी? तो पुर्तगाली कंपनी जब भारत बनी थी, ठीक है, 1505 में जब इसकी स्थापना हुई, या हम 1498 में जब पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आए थे 20 मई को, तो उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश था? लोधी वंश या लोधी डायनेस्टी जो है उस समय भारत में रूल कर रही थी। अगर आप देखें डच और ब्रिटिश, इन दोनों के समय, डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के समय भारत में मुगल बादशाह अकबर शासन कर रहे थे, क्योंकि अकबर का टेन्योर 1556 से 1605 तक है। फिर हम जब अगली बात करेंगे डेनिश की, तो डेनिश के समय कौन? जहांगीर जो है वो भारत पे स्थापना की बात पे कर रहे हैं अभी कनेक्ट, आगमन नहीं। और फ्रांसीसी कंपनी के कौन था यहाँ पर? तो भारत में औरंगजेब का शासन था, ये भी मुगल बादशाह था। इस तरीके की स्थितियां थी। लेकिन जब ब्रिटिश के कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे
तो इनके आगमन पर ये किससे मिले थे? तो ये जहांगीर से मिले थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहांगीर से मिलने के पहले उस समय अकबर का शासन कर रहा था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो ये ऑर्डर या लेटर जो लेकर आए थे वो किसके नाम का पत्र लेकर आए थे? तो वो अकबर के नाम का पत्र लेकर आए थे। इतनी बात क्लियर है आपको? अब पुर्तगाली कंपनीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप, जो कि अफ्रीका के बिल्कुल कॉर्नर पे जाके है लास्ट में, ठीक है। इसे केप ऑफ गुड होप कहने का मतलब क्या है? यहाँ जाके आशा मिलती है कि हाँ चलो अब हम पहुंच जाएंगे। जबकि केप ऑफ गुड होप पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज था, ठीक है। तो ये बात है। आ गए वास्को डी गामा, केरल के कालीकट बंदरगाह पर आते हैं। जमोरिन इनका वेलकम करते हैं, इन्हें स्पाइसेस मसाले देते हैं, काली मिर्च देते हैं। इन सबको बेच के इन्हें 60 टाइम प्रॉफिट होता है, 60 गुना मुनाफा कमाते हैं। इससे ये बाद में फिर से भारत आने के लिए प्रेरित होते हैं। और यहाँ से जो व्यापारिक कंपनियां हैं इस प्रॉफिट और इस सिस्टम को देखकर भारत में आने के लिए प्रेरित होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पुर्तगाली पहले गवर्नर के रूप में कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, जो कि 1505 से 1509 तक भारत में गवर्नर रहे हैं। और इनके ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति या शांत जल की नीति के लिए हम फ्रांसिस्को अल्मीडा को जानते हैं। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क आते हैं 1509 में, और अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गोवा को किसने जीता? अल्बुकर्क ने जीता। और इसके बाद एक क्वेश्चन और जो बहुत पूछा जाता है, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर। तो रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर जो है वो कौन माना जाता है? अल्बुकर्क माना जाता है, ठीक है। हारमुज वगैरह मलक्का, इस पर इसने कब्जा किया था। तो दो चीजें जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं अल्बुकर्क की, एक क्या कि इसने 1510 में किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया या जीत लिया था, एक। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? बोलो जल्दी से। रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हारमुज मलक्का जीता वो एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर शुरू में आपको पता है 1503 में क्या था? इनकी पहली फैक्ट्री या सेंटर कोचीन था। लेकिन बाद में कोचीन से गोवा कौन शिफ्ट करता है इनका मुख्यालय? नूनो दा कुन्हा। तो नूनो दा कुन्हा जो थे ये इनकी सत्ता को, बेसिकली इनके हेडक्वार्टर को कहाँ शिफ्ट करते हैं? कोच्चि से गोवा शिफ्ट कर देते हैं। पुर्तगालियों के कारण आपको पता है भारत में पुर्तगीज कल्चर जो है वो गोवा, दमनदीप इन जगहों पर पाया जाता है। और गोवा सबसे मतलब पुर्तगीज वो थे जो भारत सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाएंगे। 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को भारत में शामिल किया जाएगा, ठीक है। पुर्तगालियों के कारण भारत में क्या क्या आया? तो काजू, आलू, तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और जो लोग जानते हो तो काजू का उत्पादन खूब होता है। काजू का पेड़ देखा है किसी ने? नहीं देखा, ठीक है। तो काजू जो है गोवा में, अगर आप गोवा घूमने जाएंगे तो इजीली आपको ये दिख जाएंगे वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं काजू बड़ा सस्ता मिलता हो गोवा में, ऐसा कुछ नहीं, और महंगा मिलता है। और एक से एक अच्छी क्वालिटी का काजू जो है वो वहां पे आपको देखने का मिल जाएगा, ठीक। ये तो थी पुर्तगीज की बात। डच से आपको जो याद रखना है, एक तो 1602 में ये कंपनी स्थापित हुई। और डच कंपनी कहाँ की है? हॉलैंड, या वर्तमान में इसे हम कहते हैं
नीदरलैंड, ये दूसरी बात है, ठीक है। और एक बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ है बताइए जल्दी से। बैटल ऑफ बेदरा कब? ठीक है, तो जो बेदरा का युद्ध था बेटा वो 1759 में था, और वो किसके बीच? ब्रिटिश और डचों के बीच हुआ था, और ब्रिटिशर्स ने डचों को पराजित कर दिया था। डच से बस इतना ही आपको याद रखना है जो एग्जाम में आपके आता है। क्लियर है? अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसको 15 वर्षों की अनुमति दी गई 1600 में भारत के साथ व्यापार करने के लिए। और सबसे पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो हैं जहांगीर के दरबार में आते हैं, ठीक। और जहांगीर के दरबार में आते हैं तो जहांगीर इनसे बड़े खुश हो जाते हैं कैप्टन हॉकिंस से। ये जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आते हैं। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर इंग्लिश खां का टाइटल या उपाधि दे देते हैं, और एक आर्मेनियन महिला से इनका विवाह भी करा देते हैं। जहांगीर के पीछे पीछे अगर आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो ये कहाँ आए थे? कोई भी अगर किसी ने पढ़ा हो एमपी हिस्ट्री, कहाँ आए थे ये? मांडू तक, ठीक है। चलो, कैप्टन हॉकिंस की बात हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखें तो 1608 में तो कैप्टन हॉकिंस आए। 1615 में थॉमस रो जो है जहांगीर के ही दरबार में आते हैं। जहांगीर से कंपनी वगैरह फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति भी ले लेते हैं। और कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो दोनों ही, याद रखिएगा अच्छे से, जेम्स प्रथम के राजदूत या एम्बेसडर के रूप में भारत आए थे। क्लियर है यहां तक? ठीक। फिर बात करें कि ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्री थी, तो दक्षिण भारत में इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, जबकि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ? कोच्चि में। ब्रिटिशर्स की पश्चिमी भारत में सूरत में, या कहें ब्रिटिशर्स की पहली स्थायी फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री सूरत में 1613 में। 1613 में सूरत में, देखो ऐसे याद रखो, 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए, ठीक। 1611 में क्या किया था इन्होंने? मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री बनाई। 1615 में कौन आया? थॉमस रो आए। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद गोलकुंडा से ये लोग एक शाही फरमान जारी करा लेते हैं अपने लिए। इसके अलावा जो फर्रुखशियर थे, फर्रुखशियर से ये 3000 रुपए के बदले में क्या करते हैं? जितना भी मुगल क्षेत्र था उसमें टैक्स फ्री ट्रेड करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी चीज को आगे चलकर ये किस पर लागू करना चाहते हैं बताइए? अच्छा, पूर्वी भारत में फैक्ट्री कहाँ थी? पूर्वी भारत, बंगाल में, उड़ीसा में। ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री उड़ीसा में थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आगे चल के क्या होगा बेटा, आगे की कहानी कहाँ से जनरेट होगी? बंगाल से। तो जो बंगाल है, चूंकि यही समृद्ध था, यही बड़ा था, और बंगाल में कौन रहते थे? नवाबों का शासन था। तो कौन थे यहाँ पहले? बोलो जल्दी से। मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। फिर इसके बाद अलीवर्दी खां। फिर इसके बाद, ठीक है, इनकी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला। फिर इसके बाद मीर जाफर। इसके बाद मीर कासिम। फिर इसके बाद मीर जाफर।
यही लोग थे। ये बंगाल है। देखो, बंगाल में स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना जो है वो मुर्शीद कुली खां ने की थी, और इन्हीं मुर्शीद कुली खां के नाम पर मुर्शिदाबाद पड़ा है। तो शुरुआती रूप में बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी वो मुर्शिदाबाद थी, लेकिन जो मीर कासिम थे, इन्होंने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी, अंग्रेजों का प्रभाव थोड़ा कम होगा इसलिए मुर्शिदाबाद से इन्होंने राजधानी कहाँ स्थापित कर दी थी? मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, ये लोग थे। अब जैसे अलीवर्दी खां का एक स्टेटमेंट एग्जाम में बहुत आता है, तो अलीवर्दी खां ने ये कहा था, क्या कहा था? कि अंग्रेज जो है वो मधुमक्खी की तरह हैं, इन्हें अगर नहीं छेड़ेंगे तो शहद देंगे, और अगर छेड़ेंगे तो ये काट काट कर मार डालेंगे। ठीक है। अलीवर्दी खां की बेटी के बेटे थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब नवाब बनते हैं तो शुरुआती स्तर पर इनका अंग्रेजों से कोई बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी, और विवाद के चलते इनके और अंग्रेजों के बीच में क्या होता है? पहले तो एक घटना होती है 20 जून 1756 को, क्या कालकोठरी घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसका आपको अगर पता हो तो बेटा, एक हॉलबेल नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने इस घटना के बारे में बताया है कि सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में, कोठरी में, काल कोठरी घटना में 146 ब्रिटिशर्स को क्या किया था? 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और अगले दिन सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे, यानी कितने लोग मर गए? ठीक है, तो 123 लोग जो हैं वो मर जाते हैं, और इस घटना का वर्णन जाता है। हालांकि ये सिराजुद्दौला पर आरोप है, भारतीय इतिहासकार ऐसी कोई घटना नहीं मानते हैं। ठीक है, कौन नहीं मानते हैं? भारतीय इतिहासकार ऐसी घटना से इनकार करते हैं। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध होता है वो प्लासी का युद्ध था। ठीक है, और प्लासी का युद्ध कब? 23 जून, बोलो जल्दी से, 1757 को होता है। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव किसको हरा देते हैं? सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। और सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर का बेटा मीरन कर देता है, और उसके बाद मीर जाफर नवाब बन जाते हैं। और मीर जाफर जब इनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं तो मीर कासिम नवाब बनते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि बंगाल का सबसे इंटेलिजेंट नवाब कौन सा था, तो सबसे इंटेलिजेंट नवाब के रूप में हम किसको जानते हैं? मीर कासिम को जानते हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की जगह क्या बनाई? मुंगेर स्थापित कर ली थी। इन्होंने यूरोपीय सेना पद्धति या फ्रांसीसी पद्धति पर अपनी सेना का गठन किया, कलकत्ता की किलेबंदी की, कलकत्ता से अंग्रेजों को भगा दिया था। जब इनके पीछे पड़े थे अंग्रेजों के, तो अंग्रेज यहाँ से भाग के फुल्टा द्वीप है एक, फुल्टा आइलैंड, वहाँ जाके छुप गए थे। फिर अंग्रेजी सेना बाकी सेनाओं का सहयोग लेते हुए इनके ऊपर हमला करती है। तो ये मीर कासिम यहाँ से भागकर कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं बेटा अवध। और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, बोलो जल्दी से, शुजाउद्दौला। और यहाँ कौन थे? मुगल शासक शाह आलम सेकेंड। तो इन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, एक गुट बनाया, जैसे त्रिगुट कहते हैं। और यही लोग 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध करते हैं, और इस बक्सर के युद्ध में ये त्रिगुट हार जाता है। और अंग्रेज कौन थे यहाँ? हेक्टर मुनरो थे। तो इस तरीके से हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं बक्सर के युद्ध में, और इसके बाद 2 इलाहाबाद की संधियाँ जो हैं वो होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये तो हो जाती है इससे संबंधित कहानी, जो आपको थोड़ा समय बंगाल में ले गया था। तो ये कहानी सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम की, जो आपकी किसके साथ कनेक्ट होती है? अंग्रेजों के साथ। फिर अंग्रेज क्या करते हैं? लगातार एक एक करके जीतना शुरू करते हैं। जैसे इन्होंने, अगर आप लोगों को अब थोड़ा सा याद हो, सबसे पहले इन्होंने 1746 से 48 के बीच में कौन सा युद्ध किया था?
कर्नाटक का पहला युद्ध किया और जीत गए। ठीक है, कर्नाटक का पहला युद्ध। फिर इसके बाद 1749 से 54 के बीच में कर्नाटक का दूसरा युद्ध। ठीक है, फिर इसके बाद 1757 में प्लासी 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। फिर इसके बाद 58 से 63 के बीच में कर्नाटक का थर्ड वॉर करते हैं, थर्ड कार्नेटिक वॉर, कर्नाटक का तीसरा युद्ध करते हैं। और इसी बीच में 1759 में बोलो बेदरा का युद्ध जीतते हैं। ये बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में होता है। और इसी तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 में वॉन्डीवॉस का युद्ध जीत जाते हैं ये। ठीक है, वॉन्डीवॉस के युद्ध में एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट थे और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लैली थे। तो आयरकूट ने काउंट डी लैली को कूट डाला, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो ये वॉन्डीवॉस का युद्ध होता है। इसके बाद 17 बोलिए जल्दी से 22 अक्टूबर बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं। तो इस तरीके से ये लगातार जीत रहे हैं और पूरे भारत में इनकी सत्ता जो है स्थापित हो रही है। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए बंगाल में भारत में अंग्रेजों की पहली महत्वपूर्ण विजय प्लासी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, और अंतिम रूप से विजय तो बक्सर का युद्ध है, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी दीवानी इन्हें प्राप्त हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण युद्ध है जो अंग्रेजों के समय में थे और इस तरीके से अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है। इसी युद्ध के बाद 1765 में जाकर जब ये इलाहाबाद की संधि कर लेते हैं तो उसके बाद ये क्या शुरू करते हैं बंगाल में, द्वैध शासन। तो बंगाल में जो द्वैध शासन शुरू किया जाता है वो किसने शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में द्वैध शासन शुरू किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि द्वैध शासन के जनक लियो कार्टेस थे। कौन थे, लियो कार्टेस या लियोनस कार्टेस बोलते हैं इन्हें। देखो, बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया, बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन के जनक कौन है, तो लियो कार्टेस या लियोनस कार्टेस जो है वो द्वैध शासन के जनक हैं। ठीक है, ये जो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था 1772 में जाकर वॉरेन हेस्टिंग इस द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया 1772 में जाकर। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, कोई समस्या बोलिए जल्दी से। तो ये अंग्रेजों से संबंधित कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। हो गया सभी का, कोई प्रश्न? अब देखो फिर कौन आए, डेनिस आए। डेनिस कहां से आए, डेनमार्क से आए। ठीक है, 1616 में आए ये। ठीक, इनका कोई बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पढ़ना है। फिर है फ्रेंच। तो अंतिम कंपनी जो थी वो फ्रांसीसी कंपनी थी। 1660 में ये भारत आती है। इस कंपनी की स्थापना कॉलबर्ट ने की थी और उस समय यहाँ के शासक या रूलर कौन थे, लुई, बोलिए जल्दी से, लुई 14 या लुई 14वें जो थे ये शासक थे। इनके मंत्री कॉलबर्ट ने, ये पहली कंपनी थी जो राज्य द्वारा स्थापित की गई थी, क्योंकि राजा स्थापित करवा रहे हैं और राज्य के द्वारा ही इनका खर्चा उठाया जाता था। किसका, फ्रांसीसी कंपनी का। लुई 14 के समय में इनके मंत्री, संस्थापक बोलेंगे तो कॉलबर्ट हो जाएंगे, राजा कौन थे, लुई 14 थे। ठीक है, 1664 में ये कंपनी बनती है और आपको ध्यान रखना है 1668 में ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करती है ये, वेरी गुड। तो 1668 में इसकी कहाँ, सूरत में फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। किसकी बेटा, फ्रांसीसी कंपनी की। अच्छे से ध्यान रखना है।
तो फ्रांसीसी कंपनी की जो फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित होती है, ब्रिटिश की भी सूरत में स्थापित होती है, पुर्तगालियों की डच में डच में कोचीन में स्थापित होती है। ये पूछी जाती हैं तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपकी पुर्तगाली की कोचीन में, ठीक, ब्रिटिशर्स की सूरत में, फ्रांसीसियों की सूरत में, और डचों की मसूलीपट्टनम में। तो इतनी चीज़ें आपको इनके साथ इनकी पहली फैक्ट्री के रूप में भी दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सब कुछ? कोई भी प्रश्न हो यहाँ तक तो बोलिए। उसके बाद लास्ट जो है, ये फ्रांसीसी लास्ट कंपनी थी जो भारत आती है और सबसे पहले ये भारत से चली जाती है। इन्हीं के फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में जो युद्ध होते हैं, किनके बीच में? फ्रांसीसियों ब्रिटिशर्स के बीच में जो युद्ध होते हैं, यही युद्ध क्या कहलाते हैं? कर्नाटक के युद्ध या कार्नेटिक वॉर के रूप में जाने जाते हैं, जो कि 3 कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। पहला 1746 से 48 के बीच में, इन्हें हम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, एंग्लो फ्रेंच वॉर, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर के रूप में भी जानते हैं। फर्स्ट सेकेंड जो हुआ है वो 1749 से 54 के बीच में हुआ है, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर या कर्नाटक का दूसरा युद्ध। और इसके बाद जो तीसरा युद्ध होता है वो 1758 से 63 के बीच में होता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ठीक। और फाइनली इन तीनों युद्धों के बाद कौन जीत जाता है? ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और कहानी इनके कंट्रोल में हो जाती है भारत की पूरी। और फ्रांसीसियों को एक्चुअल में ये लोग वॉन्डीवर्स के युद्ध में 1760 में जब धो डालते हैं अच्छे से, वॉन्डीवर्स, फ्रेंच ने किसको धो डाला? फ्रेंच को धो डाला, फ्रेंच ने नहीं धो डाला, ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच। तो ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। ब्रिटिशर्स की तरफ से यहाँ कौन थे? आयरकूट थे, जबकि फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लैली थे, ठीक है। इन तीनों युद्धों में आपको एक एक चीज जो याद रखनी है वो है आपको पहला संधि तीनों की। तो पहले युद्ध के बाद ये जो कर्नाटक का पहला युद्ध था, ये किस संधि पे समाप्त होता है? एक्स ला सैपेल की संधि पर, एक्स ला सैपेल की संधि पर ये समाप्त होता है। और ये कब होगी? बस यही होगी, 48 में युद्ध खत्म हो गया तो 48 में होगी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। दूसरे युद्ध की अगर हम बात करें तो दूसरा युद्ध 49 से 54 के बीच में है। ये किस संधि पे समाप्त होगा? ये होगा पौंडीचेरी की संधि। कौन सी संधि? पौंडीचेरी की संधि, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और ये कब होगी? 1754 में पौंडीचेरी की संधि से दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। और जब आप तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस की संधि पर हो जाता है। तो किसकी संधि पर हो रहा है? पेरिस की संधि पर युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। कोई समस्या है यहाँ तक किसी को? तो पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। पहले युद्ध की संधि एक्सला सैपेल की संधि, दूसरे कर्नाटक के युद्ध के बाद पौंडीचेरी की संधि, और तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि। और तीसरे कर्नाटक युद्ध के बीच में ही एक महत्वपूर्ण युद्ध, वॉन्डीवर्स का युद्ध 1760 में। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो ये तीनों कर्नाटक के युद्ध जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और अंग्रेज विजयी हो जाते हैं फाइनली। ठीक, क्लियर है? ये मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, ये थी कालकोठरी घटना जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
मैंने बताई दी है आपको। ये देखिए, जो हम कर्नाटक युद्ध की बात कर रहे हैं बेटा, कर्नाटक युद्ध क्या थे? तो बेटा व्यापारिक प्रभुत्व की स्थापना के लिए क्या कर रहे हैं? ट्रेड मोनोपोली स्थापित करना चाह रहे हैं, अपनी अपनी सत्ता स्थापित करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक कंपनी फ्रांसीसी है और एक कंपनी ब्रिटिश है, और दोनों ही भारत में अपनी प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी या पावर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो व्यापारिक प्रभुत्व के चलते इनके बीच में जो युद्ध होते हैं दक्षिण भारत में, वो कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो, ये लड़ भारत में रहे, 46 से 48 के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। कारण देखोगे ना तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, मतलब यूरोप में भी ये लड़ रहे हैं, भारत तो छोड़ो। कौन? फ्रांस और ब्रिटिश। तो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था, वो कारण था पहले कर्नाटक युद्ध का। तो पहले कर्नाटक युद्ध का कारण क्या हो गया? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। फिर जब यूरोप में, अब देखो लड़े वहीं तो संधि भी वहीं करेंगे। तो एक्सला सेपेल की जब संधि होती है यूरोप में, तो उसी संधि से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और जब वहां युद्ध समाप्त हो गया, देखो लड़ वहीं के कारण यहाँ रहे, तो संधि भी वहीं कर लेंगे, तो यहाँ संधि हो जाएगी। और इससे भारत में इनके बीच में जो है वो पहला युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, सेंट थोमे का जो युद्ध था वो पहले कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में है। ठीक है, कारण क्या है? तो कर्नाटक और हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति। अब देखो मजेदार बात समझना, पहला जो है वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब ऑस्ट्रिया के चक्कर में जो वो यूरोप में लड़ रहे थे, यहां भारत में लड़ लिए। बात समझ में आ रही ना? लाइव में किसी का कोई सलाह मशवरा? सेकेंड कर्नाटक युद्ध की हम बात करते हैं। तो बेटा देखिए, दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध था या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष था, ये 1749 से 54 के बीच में हुआ है। ठीक है, अब पहला युद्ध कहां से हो रहा था शुरू? ऑस्ट्रिया के सक्सेशन वॉर से। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, और ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध कारण था। जबकि द्वितीय युद्ध का कारण क्या है? कर्नाटक और हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति हेतु चल रहा संघर्ष है। अब हो क्या रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी दोनों ही कर्नाटक और हैदराबाद में जो यहाँ के नवाब और निजाम लड़ रहे हैं आपस में कि इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें सत्ता चाहिए, तो उनमें दोनों लोगों के साथ में एक एक कंपनी खड़ी हो जाती है। अच्छे से समझिए, आराम आराम से। जैसे एक बात करें, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्ले ने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को अपना समर्थन दिया। किसने? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक में चंदा और हैदराबाद में किसको समर्थन दिया? मुजफ्फर जंग को। बेसिकली कर्नाटक में चंदा साहब नवाब बनना चाह रहे हैं, और इनका विवाद हो किससे रहा है? अनवरुद्दीन से। ठीक है, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग जो हैं वो बनना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ नासिर जंग बनना चाह रहे हैं। तो दोनों पार्टीज को दोनों लोग एक एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किसको सपोर्ट किया? कर्नाटक में चंदा साहब को, कर्नाटक चंदा डुप्ले, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग। किनको किया? चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को। किसने? फ्रांसीसियों ने। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने किसे सपोर्ट किया? देखो ऐसे याद रखना, कनेक्ट करना, एक समय बाद अनवरुद्दीन मिक्स हो जाएंगे। ये सोचोगे भैया अनवरुद्दीन फ्रांसीसी की तरफ कि अंग्रेजों की तरफ? तो आ से अंग्रेज, आ से, मैं नहीं भूलता, चाहे 100 बार पूछोगे मैं सोते में भी यही बोलूंगा, क्योंकि मेरा आ कनेक्ट है बस। अनवरुद्दीन, अंग्रेजों के पास आए अनवरुद्दीन। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या? ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरफ कौन? ठीक है,
देखो समझना अच्छे से, अन ना, तो अनमन नहीं है इनमें कोई, आना ही पड़ेगा बिना अनमन आए। तो अनवरुद्दीन और नासिर जंग किसकी तरफ? अंग्रेजों ने कहा आ, कौन आ? अनवरुद्दीन आ, नाना मत करना नासिर जंग। तो अनवरुद्दीन और नासिर जंग जो है वो अंग्रेजों के फेवर में थे, या अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को सपोर्ट किया। अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब बनना चाहते थे और नासिरुद्दीन हैदराबाद में। ठीक है, नासिर जंग, ठीक। और दूसरी तरफ बात करें ब्रिटिशर्स के अलावा फ्रांसीसियों में कौन? तो डुप्ले, चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा था। कौन कर रहा था? देखो अन अगर याद हो गया, अन और आ अंग्रेज, तो बाकी बचे डुप्ले के फेवर में या फ्रांसीसियों के फेवर में। तो कौन कौन? चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। ठीक है। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंततः फ्रांसीसियों को काफी नुकसान हुआ, जीतना तो अंग्रेजों को ही है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को वापस बुला लिया गया। ठीक है, उसकी जगह गोडेहू एक अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। अब देखो मजेदार बात क्या है, युद्ध लड़ रहा है डुप्ले, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, लेकिन संधि करेगा गोडेहू। मैक्सिमम लोग डुप्ले लगा के क्वेश्चन गलत कर देंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में होती है पौंडीचेरी की संधि 1754 में, और पौंडीचेरी की संधि के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? गोडेहू। अब गोडेहू का नाम बहुत कम जगह है, तो लोग क्या करते हैं, डुप्ले सबने सुना होता है थोड़ा, तो डुप्ले से क्वेश्चन डुप्ले, तो डुप्ले नहीं, गोडेहू जो है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे संधि की और किस्सा खत्म हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, सेकेंड कर्नाटक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर या द्वितीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। कारण क्या था? तो कर्नाटक और हैदराबाद में ये अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। तो कर्नाटक के जो नवाब थे, अब अंग्रेजों की तरफ कौन? अंग्रेजों की तरफ बोलो, कर्नाटक के अनवरुद्दीन और नासिर जंग हैदराबाद के, जबकि फ्रांसीसियों की तरफ, डुप्ले की तरफ कौन? कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग। ठीक है, ये लोग थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इस युद्ध में कौन जीतता है? ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच। ठीक है, यानी अगर आपसे देखा जाए तो कौन जीत गए? निश्चित रूप से ये लोग भी जीत गए। अगर अंग्रेज जीते तो भाई अनवरुद्दीन और नासिर जंग भी जीतेंगे ना, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ हैं। समझ में आई? और ये युद्ध, तो अगर आपसे कारण पूछा जाए तो कारण क्या हो गया? कर्नाटक और हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति या कर्नाटक और हैदराबाद की सीमाओं को लेकर विवाद। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि सत्ता प्राप्त करना चाह रहे थे ये लोग, और इन्हीं की सत्ता के चक्कर में अंग्रेज यहाँ पर एक एक का साथ दे रहे थे, एक तरफ अंग्रेज एक तरफ फ्रांसीसी। ठीक है, क्लियर है? तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच में हुआ। अब इस युद्ध में फिर से ये यूरोप के कारण लड़ रहे हैं। तो यूरोप में बेटा एक 7 ईयर वॉर चल रहा है। क्या चल रहा है? यूरोप में चल रहा है सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। और ये कब से कब तक चल रहा है? 1756 से 1763। देखो 7 साल हो गए, 56 से 60 4 ईयर और 63 7 ईयर हो गए टोटल। तो ये जो 1756 से 63 तक 7 ईयर वॉर या सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है यूरोप में, ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण है। ठीक है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, इस युद्ध के कारण ये शुरू हो जाता है। लेकिन तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू कब होता है? 1758 से 63 के बीच में शुरू हुआ, चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर। ठीक है, तो चंद्रनगर जो बस्ती थी उस पर अधिकार को लेकर कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। और आपको मैंने बताया है कि 1760 में इसी तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान वॉन्डीवॉर्स का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट, ठीक है, और कौन? फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लैली या लाली कर रहे थे। इनमें फ्रांसीसियों की हार होती है और पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध ने फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण किया। अंततः 1763 में कौन सी संधि?
पेरिस संधि या पेरिस के समझौते के साथ हो गया और भारत में सभी फैक्ट्रियां, फ्रांसीसियों की भारत स्थित सभी फैक्ट्रियां लौटा दी गईं और उनके किलेबंदी के अधिकार छीन लिए गए। अब वे भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में सिर्फ व्यापारिक केंद्र के रूप में हो गए। मतलब अब इनकी कोई सत्ता जैसी स्थिति नहीं है, सिर्फ ये व्यापारिक केंद्र है। मतलब आइए व्यापार करिए और जाइए। सत्ता किसके हाथ में हो गई? ठीक, तो 3 कर्नाटक युद्ध थे। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 किनके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, परिणाम, ठीक है, तो परिणाम के रूप में कौन सी संधि? एक्स-ला-सैपेल की संधि 1748 समाप्त। दूसरा कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष 1749 से 54। कारण सत्ता प्राप्ति, हैदराबाद और कर्नाटक में सत्ता प्राप्ति को लेकर। ठीक है, और किनको कौन सपोर्ट कर रहा है? डुप्ले बताओ पहले। चंदा साहब और मुजफ्फर जंग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अंग्रेज अनबरुद्दीन और नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बनना चाहते हैं, जबकि बोलो जल्दी से, अनबरुद्दीन अनबरुद्दीन कर्नाटक के ही नवाब बनना चाहते हैं। इनके बीच में क्वेश्चन बदल देते हैं हम ठीक है, और एक तरफ है नासिर जंग और दूसरी तरफ इनके विरोधी मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो इनके बीच में युद्ध होता है। डुप्ले इस युद्ध में हार जाते हैं, वापस चले जाते हैं और इस युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पौंडीचेरी की संधि होती है 1754 में। फिर तीसरा युद्ध होता है 1758 से 63 के बीच में। तीसरा युद्ध का कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध या 7 ईयर वॉर ऑफ यूरोप, और इस युद्ध इसके कारण यहाँ शुरू हो जाता है चंद्रनगर पर कब्जे को लेकर ये युद्ध शुरू होता है भारत में। और इस तीसरे युद्ध में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है वॉन्डीवर्स का युद्ध, जिसमें आयरकूट काउंट डी लैली को हरा देते हैं और ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से यहाँ जीत जाते हैं। और 1763 में जाकर पेरिस की संधि से तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है और अब जो फ्रांसीसी हैं वो शासक या सत्ता के रूप में यहाँ पर नहीं रहते हैं, सिर्फ व्यापारिक केंद्र के रूप में यहाँ पर रहते हैं। उनकी कोठियाँ वगैरह लौटा दी जाती हैं, लेकिन किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन होता है ना कि किला आपके अंडर में, तो उसके राइट जो है वो इनके छीन लिए जाते हैं और इस तरीके से इनका संघर्ष समाप्त हो जाता है। तो आप अगर गौर करें तो 1746 में ये लड़े, 46 से 48 के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध, 49 से 54 के बीच में दूसरा कर्नाटक युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध, याद आ रहा है? तो प्लासी के युद्ध, और प्लासी के युद्ध के बाद 1758 से 63 में तीसरा कर्नाटक का युद्ध। इसी बीच 1759 में बेदरा के युद्ध में किसको? डचों को हरा देते हैं। 1760 में वॉन्डीवर्स के युद्ध में काउंट डी लैली को आयरकूट हरा देते हैं और 1764 में ये बक्सर गए। अब मतलब समझ में आ रहा है? 1763 में पेरिस की संधि हो गई और पेरिस की संधि के माध्यम से क्या हो रहा है? थर्ड कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाएगा। 1764 में ये मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम को हरा देते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय नहीं, सॉरी, तृतीय। कब हुआ? पक्का? तो अगर आप इसी क्रोनोलॉजी में एक चीज और जोड़ दें, 1761 14 जैन, तो ये क्या हो गया? पानीपत थर्ड। ठीक है, और पानीपत थर्ड हुआ किसके? अभी जब आप आगे मराठा पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो आप क्या देख रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अब देखो मजेदार बात क्या थी, इसे बोलते हैं किस्मत बहादुरों का साथ देती है। अंग्रेज बाकी जगह जीती और एक सबसे बड़े विरोधी, सबसे कट्टर जो शक्तिशाली थे इनके दुश्मन, वो कौन थे? मराठा। और मराठों को बुरी तरीके से अहमद शाह अब्दाली ने
हरा दिया, तो कहीं ना कहीं मराठा कमजोर हो गए। तो इस तरीके से अंग्रेजों को यहाँ पे फायदा मिला। और आगे चल के जब आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे तो फाइनली अंग्रेज जीतने हैं, और आंग्ल मराठा युद्ध होंगे तब भी अंग्रेजों को जीतना है। तो इस तरीके से पूरे भारत पर किसकी सत्ता स्थापित हो जाएगी? अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाएगी। चार, देखो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं और 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। और सभी युद्धों में अगर आपसे बोले फाइनली कौन जीता, तो कर्नाटक के युद्ध में भी अंग्रेज जीतेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाएंगे फाइनली, और आंग्ल मराठा युद्ध में भी फाइनली अंग्रेज जीत जाएंगे, और ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये थी आपकी 5 कंपनियां जिनके बारे में हमें बात करनी थी। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गई बात? अब हम बात कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करा दें इसके, तो थोड़ा पता चल जाएगा आपको क्या स्थिति है। पेज नंबर बताइए, पेज नंबर याद है किसी को? कितना? 355। देखो अब अभी हमने जो वांडीवर्स पढ़ा, यहीं से बताते हैं। चलो 2-3 क्वेश्चन देखो आप अच्छे से। ये देखिए वांडीवर्स का युद्ध 1760 में किसने किसको हराया? फ्रेंच ने ब्रिटिश को, ब्रिटिश ने डचों को, ब्रिटिश ने फ्रेंच को। तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो वांडीवर्स के युद्ध में पराजित हुआ। कौन हारा था? ठीक है, काउंट डी लैली को किसने कूट डाला? आयरकूट ने कूट डाला। ठीक है, चलो अब अपन शुरू से बात करते हैं इसकी। 355 ना आ गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? अच्छे से समझ लेना। अरे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? मुगल शासक द्वारा। अरे बंगाल की स्थापना किसने की बुद्धू बच्चों? मुर्शीद कुली खां। तो बस उसके बाद तो ये स्वतंत्र हो गए ना। तो अंतिम गवर्नर कौन? देखो क्वेश्चन मैंने कहा ना, क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना तो आप एक बार को सोचने को मजबूर, ये कौन सी नई कहानी हो गई। और आप अंग्रेज गवर्नर की तरफ तो नहीं गए थे मुगलों की जगह दिमाग से। ठीक है, तो भाई बंगाल की स्थापना किसने की स्वतंत्र बंगाल में? फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई, अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। इसी ने तो स्थापना की है। ठीक है, समझ में आई? चलो, मुगल बादशाह फिर से वही, तो मुर्शीद कुली खां। भारत में अब कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ। चलो, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता, पहली महत्वपूर्ण कौन सी है? प्लासी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 सिराजुद्दौला लॉर्ड काइव द्वारा परास्त हुआ। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जो प्लासी के युद्ध में जीत रहा है तो यही है ना। पता है इसे क्या माना जाता है? स्वर्ग से आया हुआ जर्नल है ये, स्वर्ग से आया है इनके लिए। स्वर्ग, अच्छा आ गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव, ढीठ था ये स्वर्ग वाला। प्लासी का युद्ध, प्लासी बंगाल में है, नदिया जिला है। चलो, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जल्दी बताओ। मीर कासिम, याद है?
मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की? मुर्शीद कुली खां। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया। तो अब निर्णायक बोल रहे हैं, शुरुआती प्लासी है लेकिन निर्णायक बक्सर है। बहुत बढ़िया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक? तो बक्सर। कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण? अगेन बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम सेकेंड, इन्हीं के बीच तो लड़ा गया था, ठीक है ना? फर्स्ट नहीं, सेकेंड। अरे 3 लोग थे ना, मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम सेकेंड, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम लगानी थे ना, मीर कासिम तो भाग के अवध चले गए। अब कौन बन गया दोबारा नवाब? मीर जाफर। अच्छा, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कोई किसी का नहीं है। दामाद भाग गया, इनका दामाद था, और ये किसका साथ दे रहे हैं? मीर जाफर साहब। मीर जाफर को इसीलिए बोला जाता था क्लाइव का गीदड़ है ये। क्या है ये? क्लाइव का गीदड़। एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, तो दीवानी अब कौन देंगे? शाह आलम सेकेंड देंगे, जो हारेंगे वही देंगे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था, तो मुर्शिदाबाद का बेटा बनाया था मोहम्मद रजा खान को, ठीक है। देखो आपको ध्यान रखना है, मुर्शिदाबाद यानी बंगाल वाली बात है, तो मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया गया था? मोहम्मद रजा खान जो थे, इन्हें किसका दीवान बना दिया गया था? अच्छे से ध्यान रखना है, बंगाल के लिए मोहम्मद, बंगाल मतलब मुर्शिदाबादी, ये मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए सिताब राय, तो बिहार को दे दो सिताब खिताब। बिहार के उपदीवान कौन? बिहार के सिताब राय, और बंगाल या मुर्शिदाबाद के कौन? ठीक है, कौन? जल्दी बोलो। मोहम्मद रजा खान, ठीक है। तो बंगाल में या मुर्शिदाबाद में कोई रजा सिका गिलवा नहीं है, तो रजा खान राजी हो गए ये इनसे उपदीवान बनाने के लिए, और बिहार के सिताब राय, ठीक है। चलो बताइए, ईस्ट इंडिया बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी तो 12 अगस्त 1765 को हुई इलाहाबाद की पहली संधि, तो उसी दौरान मिली इन्हें दीवानी। ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो उस समय कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने? तो मुगल सम्राट ने। कोई समस्या तो नहीं किसी को यहाँ तक? दीवानी प्रदान करने ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी। जब इन्हें 1765 में दीवानी प्राप्त हुई तो सबसे पहले ये कहाँ किस जनजाति के संपर्क में आए? देखो इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी दीवानी मिली थी। तो आपको पता है गारो, खासी, जयंतियाँ ये जनजातियाँ कहाँ की हैं? मेघालय की। तो इनके संपर्क में ये आए थे, क्योंकि असम वाला क्षेत्र भी इनको मिल गया था। जैसे 1765 में सिलहट आए थे, खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान ये सब व्यापार करने के लिए सिलहट की सीमा पर पंडुआ आते थे। खासी पर्वतों में चूना पत्थर ये सब लगाते थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोड़ो। राजा टिकैत राय नवाब आशुफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। अर्थमंत्री यानी वित्त मंत्री। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये पूछे गए कौन से सही हैं? तो अच्छा, MPPSC में अगर क्वेश्चन आए ना वो बोथ हो, आप ज़्यादा दिमाग मत खर्च करना, आपको नहीं भी पता तो आप बोथ लगा के आगे बढ़ जाना, ये टेक्निक है, ठीक है। मेजर टाइम में ये सफल होती है, लेकिन आपको पता है तो आराम से पढ़िए कि एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं है, ठीक है। तो राजा टिकैत राय नवाब आसुफुद्दौला के दीवान और अर्थमंत्री थे, एक सही है। अवध के नवाब के राज्य में हिंदू उत्तराधिकारियों को भी उच्च पदों पर रखा जाता था। तो आसुफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल और नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। इतना आपको जरूरत नहीं है, छोड़ो, ठीक है। फिर इसके बाद है 18वें शतक में भारत में लड़े गए, ठीक है, 1 मिनट बेटा, हाँ भाई चलिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। 18वें शतक या दशक कहें तो, ठीक है ना, शतक मतलब शताब्दी। भारत में लड़े गए युद्धों के सही कालानुक्रम में बताइए।
तो अब आपको युद्ध और उनके क्रम की बात करनी है। देखो अब आप बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपको मान लो कुछ युद्ध नहीं भी पता, लेकिन तो भी हमें उत्तर निकालना है। पहले ये बताओ कि इन युद्धों में सबसे बाद में कौन सा हुआ जो थोड़ा भी पता आपको? बक्सर बाद में, तो ये दो ऑप्शन तो हट गए आपके, ए और डी हट गया। प्लासी 1757 में, बक्सर 64 में, ये दो पता है। और आपको पता है वांडी बॉस 1760 में। तो यानी क्लियर हो गया ये चीज कि भाई प्लासी 1757, वांडी बॉस 1760, बक्सर 1764, यानी 3 ये क्रम सही है। अब अगर मान लो आपको अंबर का युद्ध नहीं पता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो ये बात हो जाती है। अब दूसरी बात, क्या वांडी बॉस पहले है? देखो हम बिना पढ़े बता रहे हैं कि आप बिना पढ़े भी उत्तर कर सकते हो जितना पता है उससे। क्या वांडी बॉस प्लासी के पहले हुआ? नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? देखो क्वेश्चन को कनेक्ट करना सीखिए। देखिए वांडी बॉस तो 1760 में है, ठीक है, उसके बाद प्लासी हो सकता है क्या? गलत, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? फिर यहाँ प्लासी सबसे आखिरी में हो सकता है क्या? फिर से ये वांडी बॉस और प्लासी के कारण गलत। क्या वांडी बॉस पहले होगा प्लासी से? अगर हमें सिर्फ वांडी बॉस और प्लासी पता है ना, तब भी आंसर हो गया। एलिमिनेट करना समझ में आया कि हमें जो पता है। अब बच्चे फंसते कहाँ हैं, तुक्का मारते हैं इन क्वेश्चंस में, क्योंकि लोगों ने सोचा अरे सर हमें तो अंबर का युद्ध पता ही नहीं है। और जैसे ही आप सोचोगे अंबर का युद्ध आया, मतलब आप देखोगे अंबर को, फिर आपका दिमाग, और पेपर का प्रेशर इतना होता है, तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखो जो हमें पता है ना, हमें उससे एलिमिनेट करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम 99% क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो मेन कंटेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनसे वो एलिमिनेट हो जाते हैं, भले आपको एक आध इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता हो तो भी। तो आपने देखा कि कैसे वांडी बॉस और प्लासी से ही हमने सारे ऑप्शन काट दिए, खत्म, हमारा उत्तर भी आ गया। अब अंबर पहले था या अंबर में था, हमें गोली मारो उसको, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये भी मान लें तो। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अंबर का युद्ध बेटा 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, याद आ रहे हैं अब, और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समय अंबर या अंबूर बोलते हैं बेसिकली इसे, नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब दूसरी तरफ कौन थे? अनबरुद्दीन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया। उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अंबर या अंबर का युद्ध जो है ये कब हुआ? तो अंबर या अंबूर का युद्ध अगस्त 1749 को हुआ था। कब हुआ था ये? अगस्त 1749 को हुआ था, ठीक है। किनके बीच हो रहा है? तो अब आपको पता है, इसी तरफ से डुप्ले थे। तो आप लोग जैसे अगर आप देखिए, गौर करिए, तो ये कौन से युद्ध की, कौन से समय की घटना है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में एक डुप्ले थे, फ्रांसीसी गवर्नर थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश की तरफ कौन थे? ब्रिटेन की तरफ बोलो, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे कर्नाटक में? अनवरुद्दीन और नासिर जंग। अरे आ से अंग्रेज, अब ब्रिटिश बोल दिया तो कंफ्यूज हो गए। अंग्रेज आ से अनवरुद्दीन, ना से नासिर जंग, अनबन नहीं करनी है। दूसरी तरफ कौन थे? चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। तो क्या हुआ यहाँ पर? मुजफ्फर जंग जो थे, इन्होंने क्या किया? अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। किसने? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सेना ने अंबूर के युद्ध में इनको पराजित कर दिया, इनकी हत्या कर दी, और मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया, ठीक है। तो ये युद्ध क्या है? अंबर का युद्ध या अंबूर का युद्ध। अब देखो, इनको तो हुआ नुकसान बेचारे, अनवरुद्दीन साहब का क्या हुआ? इनको पराजित कर दी, इनकी हत्या कर दी। फाइनली अंग्रेज जीत रहे हैं, लेकिन इनका तो काम खत्म हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो वांडी बॉस अभी बताया, काउंट लेली
बॉन्डीवर्स का युद्ध किसने, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। 1707 का प्रसिद्ध बॉन्डीवर्स का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, फ्रांसीसियों के विरुद्ध। चलो मैच करो, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बिल्कुल नहीं। बक्सर के युद्ध में कौन थे, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम और वैसे भी ये तो क्लाइव का गीदड़ था मीर जाफर, ये कहाँ लड़ने चला इनसे। ठीक है, सही बताना है। बॉन्डीवर्स फ्रांसीसी और इनके बीच में था, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड सही हो गया। अच्छा चलो ये भी बता देते हैं, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे नहीं थे। खुर्दा के युद्ध में निजाम और किन के बीच था, निजाम और मराठों के बीच में था खुर्दा का युद्ध, बता दें। चलो लो देखो, बॉन्डीवर्स का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें आयरकूट ने काउंट डी लैली को हरा दिया। अरे भगवान, ये कहाँ से हिल गई देखो तुम्हारे ऊपर हमें जरा देखना, कैमरे में तो नहीं आ रहा है ये ट्यूबलाइट, नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, चलो ठीक है, थोड़ा साइड में हो जाओ बस। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा, चिलियावाला का युद्ध, यहाँ देख लीजिए बेटा, चिलियावाला का युद्ध जो था 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड गफ ने किया था। यहाँ क्या दिया है, चिलियावाला में डलहौजी विरुद्ध मराठे, तो चिलियावाला के युद्ध में कौन था, लॉर्ड गफ और सिख सेना के शेर सिंह ने किया था। तो चिलियावाला 13 जनवरी 1849 को था। ठीक है, खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ है और निजाम और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें निजाम जो है वो इनकी हार हुई थी। तो खुर्दा के युद्ध में किसकी हार हुई, निजाम की हार हुई थी। ठीक है ना। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, तो अब जानते हैं मराठे ही शक्तिशाली थे, तो सर्वाधिक विरोध कौन करेंगे, मराठे करेंगे। ठीक, ये हो गया। कंपनियों की जगह आपने हमें कौन से क्वेश्चन करवा दिए, और अब वो चूंकि काम के ही थे इसलिए 350 यही है क्या, अच्छा यही तो है बस, सही तो है, कुछ नहीं कर रहा है। और कंपनियां कहाँ चली गई, एक मिनट, बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें। क्या, रुको रुको, ईस्ट 359 से भी है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, यूरोपीय कंपनियां, बस इतना ही था, यही 350 से ही तो करवाया है। चलो थोड़े और देख लेते हैं। 359 ये तो हो गया ना, हाँ क्या, यही तो हुआ है, और ऊपर नहीं हुआ, पक्का। ये हो क्या रहा है, ये नहीं हुआ ना, वही मैं सोचूं इतने कम क्वेश्चन कैसे। चलो अब थोड़ी स्पीड में करते हैं अपन। देखो ये सब आपको बता ही चुके हैं हम ऑलरेडी। वास्को डी गामा कालीकट आया 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। वास्को डी गामा 1498। व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पहले पुर्तगाली। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी, जबकि गोवा को जीतने वाला अल्बुकर्क था। बहुत तेज तो नहीं हो रहा। वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया जमोरिन ने किया। चलो मिला दो, वास्को डी गामा पुर्तगाली, ठीक है, इसी से कर लो 1 का 2 एक ही में। देखो आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च किया करो, आपको जो सबसे सरल लगे, जो सबसे अच्छा याद हो उसको करो, काम खत्म।
ठीक है, फिर भी बता देते हैं आप। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की? यूएसए की खोज की थी, लेकिन ये था स्पेन का। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। कैप्टन कुक जो थे वो ब्रिटेन के थे, और तस्मान जो था वो हॉलैंड का था। ठीक है, बेसिकली क्या था देखो, कोलंबस ने यूएसए की खोज की, स्पेनी यात्री था, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका पड़ा। किसके नाम पे? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई बंगाल में, तो बंगाल में हुगली में की गई। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली थे जिन्होंने सबसे पहले किए थे। पुर्तगालियों ने किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण? तो कोचीन में करवाया था 1503 में। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1499 में गोवा पे किया था क्या? गोवा कब जीता? 1510 में। किससे? यूसुफ आदिल शाह से, अल्बुकर्क ने। तो बस हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अंग्रेजी ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम, याद है? सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 में उड़ीसा, बताया था आपको, सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1786 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। किस स्थान पर प्रथम दुर्ग? कोचीन में। प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई हुगली में। बंगाल की बात कर रहे हैं ना। चलो बताओ, पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, सही बात। पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, गलत बात। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, गलत बात। तो एक सही है। हुगली में बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो पुर्तगाली लूट रहे थे, ब्लू वाटर पॉलिसी कर रहे थे ना। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग किया पुर्तगालियों ने। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की? तो भाई डच ने, भारत के साथ व्यापार के लिए। अब क्यों है ऐसा डच? क्योंकि ब्रिटिश नहीं है यहाँ पे। अगर ये ब्रिटिश होता ऑप्शन में तो कौन हो जाती? क्योंकि ब्रिटिश कंपनी पहले बनी, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है संयुक्त पूंजी से। किस स्थान पर भारत ने प्रथम नगर निगम? तो मद्रास में। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे। कलकत्ता की जॉब चार्नक, और बम्बई की गेराल्ड ओंगियार। चलो ठीक है, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक, कलकत्ता जॉब चार्नक। प्रथम नगर निगम मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज देख लो भैया। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, सही बात है। आधुनिक प्रशिक्षण हथियार वगैरह थे इनके पास। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने जो अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लग जाते थे। तो ये चारों सही है। किसने भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो बेटा लीवेंट कंपनी थी। ठीक है, तो 1593 में आपको ध्यान रखना है, स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था किसको? लीवेंट कंपनी को। और फिर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इनको क्या दे दी थी कि 15 साल के लिए आप जाओ, और कल याद आ रहा है आपको, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, यही तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था ना। चलो, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? बता दो। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो भारत में बादशाह कौन थे? 1600 में अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया? अब कारखाना तो जहांगीर के समय में। ठीक है, 1613 में, याद है ना, 1611 में मसूलीपट्टनम था या मछलीपट्टनम, और एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, लेकिन 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना। अच्छा पूछे पहला स्थायी कारखाना अंग्रेजों का, तो सूरत याद रखना, नहीं तो पता चले 1611 में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम लगा दो। दक्षिण भारत में बोले तो यही लगाना है। चलो, 1613 में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सूरत में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाने कहाँ स्थित थे? जल्दी जल्दी बताओ। भरूच, चिकाकोल,
तिरुचिरापल्ली, तो बेटा केवल भरूच में थे, ना चिकागोल और तिरुचिरापल्ली में नहीं थे। प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। पुर्तगालियों द्वारा स्वाली के स्थान पर हराया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? तो ऐसे समझ लो बेस्ट। तो थॉमस बेस्ट ने किसको हराया था? पुर्तगालियों को। किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, तो पश्चिम में क्या होगा? सूरत ही होगा, गुजरात है तो, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे मिला था? तो बंबई, याद करो, शादी कराई थी किसकी? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी चार्ल्स के साथ। भूल गया? कब हुई थी? 1661 में, और उन्हें बॉम्बे गिफ्ट में मिला था। गिफ्ट में क्या, दहेज में मिला था। और 10 पॉइंट पे बताओ इनने दे दिया 1668 में किसको? कंपनी को। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1797 में। ये बेसिकली यूपी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वहाँ का लोकल क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड जो थे, इसे औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण ऐसी बता दो। कैसे कर रहे हो? है कौन सा? अच्छा तात्कालिक, रुक जा भैया, तात्कालिक कह रहे हैं। तात्कालिक, अच्छा रहा तुमने बता दिया। तात्कालिक कारण है उत्तराधिकार का युद्ध, तात्कालिक कारण नहीं है। तात्कालिक कारण जो है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, बिल्कुल इमीडिएट कॉज के रूप में, तुरंत जब लड़ने लगे थे। सही है वो। तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों, अगर तात्कालिक हटा दें कारण था तो भी सही होगा, ठीक है ना। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज फ्रांसीसी। चलो मिलाओ जल्दी से। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, बोलो, पांडिचेरी है ही नहीं। तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश हारे थे, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक, खत्म हो गया। देख लो आप, एक्सला सेपेल की संधि, तृतीय कर्नाटक पेरिस, द्वितीय अनिर्णायक, और पहले में ब्रिटिश की हार। चलो सम्मिलित नहीं है, पहला कर्नाटक सही है, दूसरा कर्नाटक गलत है क्योंकि 49 से 54 था, तीसरा कर्नाटक सही है, और पानीपत 61 में सही है। कौन प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये डुप्ले ही तो था जिसने कांड कराए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, मतलब मैं बोलूँ ना तो डुप्ले रॉबर्ट क्लाइव का गुरु था। जितने कांड रॉबर्ट क्लाइव ने किए ना, वो सब कांड के लिए प्रेरित करने वाला शुरू में कौन था? डुप्ले ही था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना, बताओ जल्दी से, निम्न स्थानों। फ्रांसीसियों ने सूरत में, याद है 1668 में स्थापित किया था, कुछ याद है? फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत आया था 1667 में। कुछ याद आ रहा है कल की क्लास का कि नहीं? आज भी बताया था ये बात। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, कौन थे राजा? लुई 14वें। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट था, याद है? इनका मंत्री कॉलबर्ट ने की थी। कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया बंगाल में? तो चिंसुरा और हुगली दोनों डचों के थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में इन्होंने स्थापित की थी पटना में। चलो यही बताओ, निम्न भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया, सबसे पहले क्रम बताओ इनका भारत में आने का। पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी, यही था। दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे फ्रांसीसी, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। चलो ये हो गया। हाँ चलो मिला दो जल्दी से, कौन किसका था? अरे ऐसे ही बता दो। पांडिचेरी किसके पास? अरे पांडिचेरी फ्रांसीसी,
अभी लड़ रहे हो, पौंडीचेरी की संधि करा रहे हो तो भी पुर्तगाली बना रहे हो। गोवा नहीं होगा पुर्तगीज के पास, तो गोवा पुर्तगीज के पास, ट्रावनकोर डेनिस या डैन के पास, सद्रास जो था वो डच के पास था। हमें तो 1 मिनट म्यूट करना। लोगों को बातें बताते हैं और क्षेत्र की पहचान करें। समझ में आ गया ना ये सब। यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम, याद करो अफीम कहाँ से मिल रहा था? बिहार से, याद है? अंग्रेजी शासनकाल में शासन का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए? बिहार। कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आए? कौन आए थे? फ्रांसीसी। कुछ समस्या तो नहीं चल रही किसी को? किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे, आपको बताया था, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटनम, नागपट्टनम, चिंसोरा, मछलीपट्टनम। जब 2 से ज्यादा मिल जाए तो वैसे ही ऑल इज वेल। चलो विचार करो। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व प्रणाली का मूल्यांकन किया। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग किया। तंबाकू, लाल मिर्च की खेती। पहले तो बताओ, अंग्रेजों की भारत में इनमें से कोई देन है क्या? तुम ये बताओ, पहले तो अच्छे से समझना, तंबाकू कौन लेके आ रहा था? हमने कल आपको, तो ये हट गया क्योंकि अंग्रेज नहीं लाए। चलो पहले देख लो किन किन में। एक तो ये गया, ठीक है। अब युद्ध में चलती फिरती तोपें, तोपें क्या अपन पहले ही लड़ रहे हैं? बाबर भी लड़ रहे थे, उससे पहले बहमनी भी लड़ रहे थे तोपों से, तो 2 भी गया। अब 2 गया तो ये और ये गया। अब मृदा के स्वरूप और गुणों के आधार पर भूमि का पहले भी होता था। जैसे हम देखें मुगल काल में, जो मुगल क्या, मगर शेरशाह सूरी की बात करें, उसके समय में भी भूमि के मूल्यांकन के आधार पर चीजें होती थी। तो ये तीनों गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोई नहीं, ठीक है। शेरशाह सूरी ने एक्चुअली, देखो आप समझना, शेरशाह सूरी के जो सुधार थे ना, उन्हीं को बाद में अकबर ने स्वीकारा, इसीलिए अकबर का अग्रगामी कहा जाता है शेरशाह सूरी को, ठीक है। तो कैसी भूमि है उसके हिसाब से लगान लिया जाएगा। ये तो ऑलरेडी चला आ रहा था पहले से ही, ठीक। समझ में आ रही है बात? चलो, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी में टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो मैकाले साहब ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है और यह व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। लॉर्ड मैकाले वही हैं जो अंग्रेजी शिक्षा के जनक, जो हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है भारत में यहाँ रह के, क्लास में भी अंग्रेजी के जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले। चलो खत्म, बता दो 48 में कौन से कथन सही है? एक्सलस आपेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त, सही बात है। अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हो गया, सही बात है। तो दोनों ए और बी सही। चलो बताओ जल्दी से, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। अंग्रेज सफल, अब देखो याद करो, जब कोई सफल हो तो क्यों, और फ्रांसीसी असफल हुए तो क्यों? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिली, भाई निश्चित रूप से बंगाल से पैसे मिले तो यहाँ काम करेंगे। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, सही है। तो दोनों सही हो गए, खत्म। बधाई हो, एकदम सही समय पे कहानी कंप्लीट। कोई छूटा तो नहीं? ये हो ही गया, ठीक। एक आध दो डेटा हैं जो थोड़े से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैंने आप लोगों को शेयर कर दी, ये छूट गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ये आधा आधा था ना। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अच्छा, फिर है आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और फिर है आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो बेटा डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। किसने? डच ने। देखो पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भी कहाँ? कोच्चि में बनी। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम की निर्माण कराया। ये क्वेश्चन इसलिए गलत होगा लोगों का जिन्होंने ये पढ़ा होगा, बोले कलकत्ता में था फोर्ट विलियम तो, और अंग्रेजों ने कराया था इसका निर्माण। तो कलकत्ता से कोच्चि जाओगे नहीं और क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो कलकत्ता का फोर्ट विलियम अलग है और कोच्चि का फोर्ट विलियम
अलग है इस चीज को। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था, जबकि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ, कलकत्ता में। समझ में आ रही ना मेरी बात की नहीं आ रही है? और फोर्ट विलियम में ही क्या होता था, जो राजकुमार होते थे या सिविल सर्विस अधिकारी जो होते थे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर बाद में बंद कर दी गई थी फोर्ट विलियम में। ठीक है, चलो ये हो गया आपके क्वेश्चन, बस खत्म। हाँ, ये वाला क्वेश्चन और ध्यान रख, सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो अगर इसमें ऑप्शन मैंने आपको बताया था अभी भी कि अगर अंग्रेज होते तो संयुक्त पूंजी से पहली कंपनी तो अंग्रेजों की थी, फिर डचों की थी। तो ध्यान रखना, संयुक्त पूंजी 1599 में लंदन ने जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज जो थी वो पहले स्थापित हुई थी, और 1602 में डच हॉलैंड की संसद द्वारा एक संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। और आप वैसे ही समझ लो कि जो यूरोपियन कंपनी थी पहले कौन सी बनी, डच नहीं बनी, पहले पुर्तगाली बनी, उनको तो एक तरफ कर दो, फिर पहले ब्रिटिश बनी और फिर डच बनी। तो इसलिए चूंकि ब्रिटिश ऑप्शन में ही नहीं है इसलिए डच हो गया, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन बदल दे कोई तो आंसर क्या होगा, ब्रिटिश। पुर्तगाली नहीं, संयुक्त पूंजी से पुर्तगाली नहीं बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला नगर निगम मद्रास है, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर है, और पहली नगर पालिका दतिया है। ठीक है, चलिए ठीक, आज के लिए आई थिंक पर्याप्त है, धन्यवाद।